ओल्डर जो लीजन्स है ना, ये फाइबर्स थिकनिंग शो करेंगी ऑफ द वेसल वाल और ये एक्सटेंड करेगा एडवेंटिशा के अंदर। तो कैरेक्टरिस्टिकली सारे जो स्टेजेस हैं एक्टिविटी के अर्ली से लेके लेट तक ये डिफरेंट वेसल्स में को एग्जिस्ट करेंगे या फिर इवन सेम वेसल के अंदर। तो ये सजेस्ट करता है ऑन गोइंग और रिकरेंट यानी बार बार और ऑन गोइंग पैथोलॉजिक इंसल्ट हो रही है। ठीक है, तो अब आ जाएं क्लिनिकल फीचर्स पे। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा प्राइमरीली ये यंग जो एडल्ट्स होते हैं ना उनकी डिजीज़ है, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। इसका क्लिनिकल जो कोर्स है वो टिपिकली एपिसोडिक होता है, लॉन्ग सिम्टम फ्री इंटरवल्स के साथ होता है। ठीक है, बीच बीच में लॉन्ग टाइम सिम्टम फ्री होता है, कोई भी सिम्टम नहीं शो करता। अब सिस्टमिक फाइंडिंग में हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मलेज होगा, पेशेंट को बुखार और वेट लॉस होगा, नॉन स्पेसिफिक यही फाइंडिंग्स है। इसके अलावा वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट जो है ना ये वाइडली स्कैटर्ड होगी। तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसीलिए वो वेरीड होंगी और पजलिंग होंगी, हमें कंफ्यूज कर देंगी, क्योंकि वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट कहीं है कहीं नहीं है, पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो क्लासिक जो प्रेजेंटेशन है वो इन्वॉल्व करती है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रैपिडली एसेलरेटिंग हाइपरटेंशन की, जो कि रीनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट से हुआ है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होना, ब्लडी स्टूल्स होना, जो कि जीआईटी लीजन्स की वजह से हुआ है, और डिफ्यूज़ मस्कुलर एक्ट्स होंगे, उस पेशेंट को मसल्स में दर्द होगा, पेन होगा। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा, प्रीडोमिनेंटली जो मोटर नर्व्स हैं उनको अफेक्ट करेगा। रीनल इन्वॉल्वमेंट जो है ना ये प्रोमिनेंट है और ये मेजर कॉज है डेथ का, रीनल की वजह से ही डेथ होती है, इसमें आपने याद रखना है। अनट्रीटेड जो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा है टिपिकली ये फैटल होता है। हाउएवर इम्यूनो सप्रेशन जो है उसके साथ 5 साल का सर्वाइवल क्लोज टू 80% है। रिलैप्स जो है 25% ऑफ द केसेस में हो सकता है, मोर ऑफन नॉन हेपेटाइटिस बी वायरस एसोसिएटेड केसेस में बनस्पत उनके जो कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के बाद हों। तो नॉन वालों में 25% रिलैप्स होगा। तो जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन नहीं है और उनमें जो है ना बेटर लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस उनकी अच्छी होती है। अगली डिजीज़ पे आ जाएं जो कि है कावासाकी डिजीज़। कावासाकी डिजीज़ एक अक्यूट फिब्राइल और यूजुअली सेल्फ लिमिटेड इलनेस है, इन्फेंसी की है और चाइल्डहुड की है। ठीक है, और ये ना आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड है, जो कि लार्ज से लेके मीडियम साइज़ की वेसल को अफेक्ट करेगा। अब अप्रोक्सीमेटली 80% जो पेशेंट है वो 4 साल की उम्र से यंग होते हैं, छोटे होते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी स्टेम करती है फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट कोरोनरी आर्टरीज़ की। अब कोरोनरी आर्थराइटिस जो है ना वो एन्यूरिज्म्स करवा देगा, जो कि रप्चर करेंगे या फिर वो थ्रोम्बोज कर जाएंगे, वही एन्यूरिज्म। तो उसके नतीजे में मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा इतने छोटे बच्चों का। अब ये जो है ना ओरिजिनली जापान में डिजीज़ डिस्क्राइब हुई, अब जो है ये रिकॉग्नाइज यूएस में भी हुई है, बाकी जगहों पे भी। तो जेनेटिकली जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स होते हैं वो उनको वेराइटी ऑफ इन्फेक्शस एजेंट्स होते हैं, मोस्टली वायरल वाला जो है ना वो पॉजिटिव हुआ है टू ट्रिगर द डिजीज़। तो वास्कुलाइटिस जो है ना वो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है, जो कि डायरेक्टेड होगा अगेंस्ट द क्रॉस रिएक्टिव या फिर न्यूली अनकवर्ड वास्कुलर एंटीजेंस। सब्सिक्वेंट साइटोकाइन की प्रोडक्शन जो होगी उसमें, यानी देखें डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स हो रहा है किसी भी क्रॉस रिएक्टिव या फिर जो वास्कुलर एंटीजन है जो कि अभी अनकवर हुआ है उसके अगेंस्ट जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होगा, लेकिन डिलेड टाइप होगा और उसी की वजह से वास्कुलाइटिस हो रहा है। अब जो उसकी वजह से साइटोकाइन की प्रोडक्शन होगी और पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेट होंगे ना, तो वो रिजल्ट करेंगे इन द ऑटो एंटीबॉडीज़ जो कि एंडोथेलियल सेल्स के और स्मूथ मसल सेल्स के अगेंस्ट बनेंगी और ये प्रेसिपिटेट कर देगा और ज़्यादा वास्कुलाइटिस को। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वास्कुलाइटिस जो है इसमें जो है रिजेंबल करता है जिस तरह हमने पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में देखा कि इसमें डेंस ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। आल्दो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है ना वो यूजुअली इसमें इतनी प्रोमिनेंट नहीं है बनस्पत पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के, लेस प्रोमिनेंट है। तो वास्कुलाइटिस टिपिकली इसमें सबसाइड करेगा स्पॉन्टेनियसली खुद ही या फिर अगर हम ट्रीटमेंट दें तो उसके रिस्पॉन्स में, लेकिन जो एन्यूरिज्म बने हैं ना वाल की डैमेज की वजह से वो सुपरवीन करेंगे। तो बाकी आर्थराइटिस के साथ की तरह जो है हीलिंग जो है इसमें भी अकम्पनी होती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव इंटीमल थिकनिंग हो जाएगी उसके साथ, और पैथोलॉजिक जो चेंजेस हैं आउटसाइड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो रेयरली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से बाहर इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लिनिकल फीचर में कावासाकी डिजीज़ टिपिकली मैनिफेस्ट करती है कि कंजक्टाइवल और जो ओरल एरिदमा होगा, ब्लिस्टरिंग होगी, हाथों और पैरों का एडिमा हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर को भी देखें, ओरल एरिदमा, ब्लिस्टरिंग, कंजक्टाइवा का भी और एडिमा हाथों पैरों का, और पाम्स एंड सोल में एरिदमा हो जाएगा। ठीक है, रेडनेस,
और डीस्कोमेटिव रैश हो जाती है बच्चों को। इसके अलावा सर्वाइकल लिम्फ नोड उनके इनलार्ज कर जाते हैं। हैंस अदर नेम इस डिजीज़ का है म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं, क्योंकि इनके लिम्फ नोड स्वॉलन हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। अप्रोक्सीमेटली 20% जो अनट्रीटेड पेशेंट है उनको कार्डियोवास्कुलर सीक्वेले हो जाता है, जो रेंज कर सकता है एसिम्टोमेटिक, उनको कोरोनरी आर्टेराइटिस हो सकता है, यहाँ से लेके कोरोनरी आर्टरी का एट्रेजिया भी हो सकता है। ठीक है, एक्टेसिया कोरोनरी आर्टरी का एक्टेसिया का मतलब है कि डायलिटेशन हो जाना। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी की डायलेशन हो सकती है। इसके अलावा लार्ज कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स भी बन सकते हैं, जो कि 7 से 8 मिलीमीटर के हो सकते हैं डायमीटर में। अब ये वाली जो कंडीशन है ये रप्चर के साथ भी एसोसिएटेड होगी। थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है इन एन्यूरिज्म्स की वजह से, और या फिर सडन डेथ। अब ट्रीटमेंट हमने क्या देना है, याद रखिएगा कि हम IV इम्यूनोग्लोबुलिन की इन्फ्यूजन करेंगे, जो कि इन्फ्लामेशन को सप्रेस कर देगा अनक्लियर मैकेनिज्म के थ्रू, हमें नहीं पता। इसके अलावा एस्पिरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि जब दी जाएगी तो ये मार्कली कम कर देगी इंसिडेंस सिम्टोमेटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। ठीक है, उसके बाद अगला है माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस। तो साथ में मैंने गूगल खोल लिया है पिक्चर्स वगैरह देखने के लिए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस पढ़ लेते हैं। तो ये नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस होती है, नेक्रोटाइजिंग याद रखना है, जो कि जनरली कैपिलरीज को अफेक्ट करती है, एज वेल एज जो अब हमारी स्मॉल आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स हैं उनको। तो इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी वास्कुलाइटिस भी कहते हैं, और ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस। तो अनलाइक द PAN यानी पोली आर्टराइटिस नोडोसा, जो सारी लेजन्स हैं माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस की, वो सेम एज में होती हैं किसी भी गिवन पेशेंट में। तो स्किन हमारी म्यूकोकुटेनियस मेम्ब्रेन्स हो गई, ये जो लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, हार्ट, GIT, किडनीज और मसल्स, ये सारे जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ना 90% ऑफ द पेशेंट में देखी गई है। इसके अलावा पल्मोनरी कैपिलराइटिस जो है ये पार्टिकुलरली बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एंजाइटिस जो है ये फीचर है नंबर ऑफ इम्यून डिसऑर्डर्स का, जैसे कि हिनोच-शिनोल एंड पर्प्यूरा, एसेंशियल मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया, तो इनमें ये मतलब होता है। या फिर वास्कुलाइटिस जो है ये एसोसिएटेड होता है किसी कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर के साथ। तो कुछ केसेस में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंटीजेंस के खिलाफ, जैसे कि ड्रग्स के खिलाफ, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन हो गई, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जैसे स्ट्रेप्टोकोका है, या हेट्रोलोगस प्रोटीन्स के खिलाफ, या ट्यूमर प्रोटीन्स के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी ना, तो वो इम्प्लीकेटेड होती है इसमें। अब इस तरह के रिएक्शंस जो है या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देंगे जो कि डिपॉजिट होंगे, या ट्रिगर करेंगे इम्यून रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल एनकास बना देगा, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी जो कि पैथोजेनिक है। तो इंडीड मोस्ट केसेज जो है ना इस माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस के, ये MPO-NCA के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, माइलोपेरोक्सिडेज जो हमने पढ़ा। रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन न्यूट्रोफिल्स की उन्हीं अफेक्टेड वास्कुलर बेड्स में, उनकी रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन ये प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल होती है इस डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन के लिए। तो क्लिनिकल फीचर्स में अब आप देखें तो डिपेंड करता है कि वास्कुलर बेड की इन्वॉल्वमेंट पे जो हुआ है उस हिसाब से मेजर फीचर है कि पेशेंट को हेमोप्टाइसिस होगा। ठीक है, हेमेच्यूरिया, प्रोटीन यूरिया, इसके अलावा उसको एब्डोमिनल पेन होगा या ब्लीडिंग होगी, मसल पेन होगा या वीकनेस होगी, और पाल्पेबल हमें देखिए ये कुटेनियस परप्यूराज नज़र आएंगे। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ पेशेंट्स विथ वाइड स्प्रेड रीनल या CNS इन्वॉल्वमेंट, इम्यूनोसप्रेशन और ऑफेंडिंग एजेंट को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये इंड्यूस करवाएंगे ड्यूरेबल रेमिशंस। मॉर्फोलॉजी अब हम देखें तो माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें ना सेगमेंटल फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाती है मीडिया की। देखिए जो मीडिया है उसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, सेगमेंटल फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस और फोकल ट्रांसम्यूरल नेक्रोटाइजिंग लेशंस के साथ। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन इसमें नहीं होगी, एब्सेंट होगी। अब इस तरह की जो लेजन है ये वाली, ये रिजेंबल करती हैं पोली आर्टराइटिस नोडोजा को, लेकिन ये मीडियम साइज और लार्ज आर्टरीज को स्पेयर कर रही हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा ना ये वाली डिजीज स्मॉल आर्टरीज की और आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स की है। तो माइक्रोस्कोपिक इन्फाक्ट तो मीडियम और लार्ज को नहीं करेगी, तो मैक्रोस्कोपिक जो इन्फाक्ट्स हैं वो इसमें अनकॉमन है, नहीं होंगे। कुछ जो एरियाज़ हैं टिपिकली जो हमारा पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स हैं वो ओनली इनफिल्ट्रेटिंग होंगे, मतलब जो हमारा पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स हैं तो वहाँ पे सिर्फ जो है वो इनफिल्ट्रेटिंग न्यूट्रोफिल्स में फ्रेगमेंटेशन देखी गई है, जो कि इसको नाम दे रहा है, जो हमने इसका दूसरा नाम पढ़ा, ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस, यानी ल्यूकोसाइट्स की क्लास्टिक हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, वो टूट रहे हैं। ठीक है, वो भी हमें मिलेगा। आप देखिए 10.26 में इस फिगर में हमें दिखाया गया है कि एन का जो है एसोसिएटेड स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस, ये A फिगर है, तो इसको आप गौर से देखें।
इसमें हमें नज़र आ रहा है कि माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस है, यानी ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस विथ फ्रेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स के साथ थिकन्ड वेसल वॉल के अंदर। ठीक है, बी और सी फिगर अब देखें, ये है बी फिगर और ये है सी फिगर। तो इनमें ग्रेन्युलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस दिखाया गया है। जो ये बी फिगर है इसमें दिखाया गया है वास्कुलाइटिस स्मॉल आर्टरी का एडजेसेंट ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन भी साथ साथ हो रही है। ठीक है, जिसमें जायंट सेल बने हुए हैं, देखिए एरो जायंट सेल को डिनोट कर रहे हैं। और ये जो फिगर है इसमें जो है ये लंग दिखाया गया है पेशेंट से जिसको ग्रेन्युलोमेटोसिस हुई है विथ पोलीएंजाइटिस। तो ये देखिए हमें ना लार्ज नोडुलर कैविटेटिंग लेजन्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की हमें मतलब पिक्चर मिलती है। फिर कह रहे हैं कि आल्दो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट भी डिमॉन्स्ट्रेट हुए हैं अर्ली स्किन लेजन्स में। मोस्ट जो लेजन है वो पॉसी इम्यून होती है, यानी वो शो करेंगे लिटिल या नो एंटीबॉडी। ठीक है, इस तरह की जो ये स्किन लेजन है इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट और इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलती हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है ग्रेन्युलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस। तो पहले इसको वेजिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस कहते थे या फिर ग्रेन्युलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस यानी GPA कहते हैं। तो ये एक नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस है जो कि कैरेक्टराइज होती है ट्रायड से। अब ट्रायड कौन सा है? एक तो इसमें नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्युलोमास बन जाते हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के। ठीक है, जिसमें हमारे पास ईयर नोज साइनसेस थ्रोट यह आ जाता है। और इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लंग के भी बन सकते हैं, यही नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्युलोमास, या फिर दोनों के बनेंगे। ठीक है, दूसरा ट्रायड का ये फीचर है कि नेक्रोटाइजिंग या ग्रेन्युलोमेटस वास्कुलाइटिस जो है ना वो स्मॉल से लेकर मीडियम साइज़ की वेसल्स को अफेक्ट करेगा, जैसे हमारी कैपिलरीज हो गई, वेन्यूल्स, आर्टीरियोल्स और आर्टरीज। मोस्ट प्रोमिनेंटली याद रखिएगा ये लंग्स को और जो अपर एयरवेज है उनको करेगा, लेकिन बाकी साइड्स भी हैं। तीसरा फोकल नेक्रोटाइजिंग जो है हमें मिलेगा ओफन क्रीसेंटिक होगा और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, किडनीज को यानी अफेक्ट करेगा। तो लिमिटेड जो फॉर्म है डिजीज़ की वो रेस्ट्रिक्टेड होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक तक। कन्वर्सली अगर किसी को यही डिजीज़ वाइड स्प्रेड है तो ये उसकी आइज़ को भी अफेक्ट कर सकता है, उसके स्किन को, बाकी ऑर्गन्स को, मोस्ट नोटेबली उसके हार्ट को। ठीक है, क्लिनिकली वाइड स्प्रेड ग्रेन्युलोमेटस पोलीएंजाइटिस जो है ये रिजेंबल करता है पोलीआर्थराइटिस नोडोसा को, विद एडिशनल फीचर इसमें यही है कि इसमें रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है, बाकी चीज़ें उसी की तरह की हैं। तो ग्रेन्युलोमेटस पोलीएंजाइटिस जो है ना ये इनिशिएट होता है सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स की तरह टू द इनहेल्ड, कोई अगर हमने इनहेल कर लिया है इन्फेक्शस या फिर इन्वायरमेंटल कोई एंटीजन। तो हमारा जो PR3N का जो है ना ये 95% ऑफ द केसेस में मौजूद होता है। इसमें 2 N का पढ़े थे ना हमने, PR3 वाला इसमें होगा और प्रोबेबली ये टिश्यू की इंजरी करवाएगा। अब N का के लेवल जो है ये यूज़फुल मार्कर होते हैं डिजीज़ की एक्टिविटी का, जैसा कि एंटीबॉडी का टाइटर जो है ना वो फॉल कर जाता है ड्रामेटिकली विद इफेक्टिव इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी एंड राइज प्रायर टू द डिजीज़ रिलैप्स। मॉर्फोलॉजिकली जब हम देखेंगे तो इसमें जो है अपर रेस्पिरेटरी जो की लेजन्स है ना वो ग्रेन्युलोमेटस साइनोसाइटिस से लेके अल्सरेटिव लेजन्स भी हो सकती हैं नोज़ के अंदर, पैलेट में या फेरेंक्स में। लंग की फाइंडिंग्स भी वेरी कर सकती हैं, डिफ्यूज़ पैरेनकाइमल इन्फिल्ट्रेट्स मिल सकते हैं यहाँ से लेके ग्रेन्युलोमेटस नोड्यूल्स भी मिल सकती हैं हमें लंग में। तो मल्टीफोकल नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्युलोमेटस वास्कुलाइटिस जो है वो होगा सराउंडिंग फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन के साथ। ठीक है, तो इस फिगर में भी देखें 10.26B फिगर में तो मैंने आपको ये दिखाया कि स्मॉल आर्टरी में हो रहा था वास्कुलाइटिस और ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन हो रही थी कि हमें जाइंट सेल्स भी नज़र आ रहे थे। मल्टीपल ग्रेन्युलोमेटा जो है ना ये मिल के कोलिसिस करके रेडियोग्राफिकली एक विजिबल नोड्यूल दिखा सकते हैं हमें सेंट्रल कैविटेशन के साथ। ठीक है, जिस तरह ये हमें इस तरह कैविटेशंस के साथ हमें नोड्यूल्स नज़र आ सकती हैं। तो डिस्ट्रक्शन जो है वेसल्स की वो हेमरेज करवा देगी और हेमोप्टाइसिस हो जाएगी। लेजन्स जो है अल्टीमेटली वो प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस उनमें होगी और ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। जो हमारी रीनल लेजन होंगी इस डिजीज़ में वो माइल्ड फोकल ग्लोमेरुलर नेक्रोसिस से लेके एसोसिएटेड हो सकती हैं थ्रोम्बोसिस के साथ ऑफ द आइसोलेटेड ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप, उसकी मतलब थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। फोकल एंड सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इसको कहते हैं। तो ये हो सकता है यहाँ से लेके एडवांस ग्लोमेरुलर लेजन्स भी हो सकती हैं जिनमें डिफ्यूज़ नेक्रोसिस होगी और पेराइटल सेल्स जो है ना उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी जो कि एपिथेलियल क्रीसेंट्स बना देंगे, एपिथेलियल क्रीसेंट्स। तो उसको हम कहते हैं क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे।
तो क्लिनिकली जो है टिपिकल जो पेशेंट है वो मिडिल एज का मैन होता है, आल्दो वुमेन और इंडिविजुअल्स जो है बाकी एजेस के भी ये अफेक्ट हो सकते हैं। तो क्लासिक प्रेजेंटेशन जो ये है कि इसको बायलेटरल नेमोनाइटिस होगा दोनों ही लंग्स में, नोड्यूल्स के साथ और कैविटरी लेजन्स के साथ, जो कि 95% ऑफ द केसेस में मिलता है। इसके अलावा उसको क्रोनिक साइनोसाइटिस होगा, ठीक है, 90% केसेस में मिलता है। और म्यूकोजल अल्सरेशन जो है ना नेजोफेरिंग्स में, ये हमें 75% ऑफ द केसेस में मिलता है। इसके अलावा रीनल डिजीज़ आपने याद रखना है कि 80% ऑफ द पेशेंट में मिलेगी। अब पेशेंट्स जो है माइल्ड रीनल इन्वॉल्वमेंट वाले जो हैं वो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे सिर्फ हेमेच्यूरिया और उनको प्रोटीन यूरिया होगा, जबकि जो सीवियर डिजीज़ वाले होंगे तो उनको पोर्टेंट रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर प्रेजेंट कर सकते हैं। वो रैश, माइल्जियास और आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट जो है, इसके अलावा जो है न्यूराइटिस और फीवर भी हो सकता है। अगर अनट्रीटेड रहा तो मोर्टेलिटी रेट जो है इसका 1 साल में 80% हो जाएगा। अब स्टीरॉइड्स के साथ ट्रीटमेंट और साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के इनहिबिटर्स और एंटी बी सेल की एंटीबॉडीज़ जो हैं जैसे रिटुक्सीमाब जो है ना, ये इम्प्रूव हुई हैं कि ये इसकी पिक्चर को कंसिडरेबली इम्प्रूव करती है। मोस्ट पेशेंट जिनको ये डिजीज़ है ग्रेनुलोमेटस पोलिएंजाइटिस अब सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको रिलैप्स हो जाए और अल्टीमेटली रीनल फेलियर की तरफ लीड करता है, ठीक है, रीनल फेलियर। अगला टॉपिक है हमारा श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम, तो ये जो है इसको हम एलर्जिक ग्रेन्युलोमेटोसिस भी कहते हैं और एंजाइटिस, ठीक है। ये स्मॉल वेसल का ही नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है जो कि क्लासिकली एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा लंग इन्फिल्ट्रेट्स भी होते हैं इसमें और पेरिफेरल यूजिनोफीलिया हमें मिलेगा। एक्स्ट्रावेस्कुलर नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्युलोमास मिलेंगे और स्ट्राइकिंग इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है वेसल्स की और हमारे पेरीवास्कुलर टिश्यूज़ की यूजिनोफिल्स के साथ, ठीक है, यूजिनोफिल्स। तो ये असल में एक रेयर डिसऑर्डर है और ये तकरीबन 1 in 1 million इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है। इसमें ना देखिए कुटेनियस जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, ये पाल्पेबल ये परप्यूरा के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जीआईटी की ब्लीडिंग होती है इस कंडीशन में और रीनल डिजीज़ जो है प्राइमरीली फोकल और सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाती है, ये मेजर इसकी एसोसिएशन है। अब साइटोटॉक्सिसिटी जो कि मायोकार्डियल यूजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो ये ऑफन कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। अब जैसे कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना, तो ये कार्डियक इन्वॉल्वमेंट जो है ये मायोकार्डियल ये कार्डियक इन्वॉल्वमेंट जो है ये 60% ऑफ द पेशेंट में देखी गई और ये मेजर कॉज है मॉर्बिडिटी और डेथ का। अब श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम जो है ये स्टेम करता है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस में से टू द सम नॉर्मली इनोक्यूअस एलर्जिक स्टिमुलस, यानी कि कोई नॉर्मली एलर्जिक इनोक्यूअस स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट हमारी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसमें आपने याद रखना है कि MPO-NCAS जो है ना वो प्रेजेंट होंगे माइनॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो ये सजेस्ट करता है कि ये जो डिसऑर्डर है ना ये पैथोजेनिकली हेट्रोजेनस है। अब इसमें जो वास्कुलर लेजन है ना ये डिफर करती हैं उस जो हमने पैन वाला पढ़ा था पोलीआर्ट्राइटिस नोडोसा, उससे डिफर करेंगी, या फिर माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस से कैसे डिफर करेंगी कि इसमें जो है हमें ग्रेन्युलोमास और यूजिनोफिल्स की जो है ये प्रेजेंस मिल रही है इस वजह से। नेक्स्ट आ जाए अगला टॉपिक जो कि है थ्रोम्बेंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, जिसको हम बर्जर्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो बर्जर्स डिजीज़ जो है कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें ना हमारी सेगमेंटल थ्रोम्बोजिंग अक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही है मीडियम साइज़ की और स्मॉल साइज़ की आर्टरीज़ की, ठीक है। प्रिंसिपली जो हमारी टिबियल और जो रेडियल आर्टरीज़ है ना इनमें होता है और ओकेजनल सेकेंडरी इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी वेंस के अंदर भी और नर्व्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर भी ये एक्सटेंड कर जाती है डिजीज़, ठीक है। तो इसमें जो है ना बर्जर डिजीज़ ज़्यादा जो एक्सक्लूसिवली हैवी टोबैको स्मोकर्स में होती है और ये यूजुअली 35 ईयर्स से ही पहले डेवलप कर जाती है। अब डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल की टॉक्सिसिटी, डायरेक्ट यानी हमारे एंडोथेलियल सेल्स की जो टॉक्सिसिटी है वो कॉज होती है कुछ कंपोनेंट ऑफ टोबैको से, मतलब सस्पेक्ट हुआ है। अल्टरनेटिवली एक रिएक्टिव कंपाउंड जो टोबैको में है ये मॉडिफाई कर सकता है हमारे वेसल वॉल के कंपोनेंट्स को और ये इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करवा सकता है, देखिए ये सब स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। तो इंडीड मोस्ट पेशेंट हैं वो उनके बर्जर डिजीज़ वाले वो हाइपरटेंसिव होते हैं टोबैको एक्सट्रैक्ट को, यानी टोबैको वगैरह से उनको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो अब जेनेटिक जो प्रीडिक्शन है प्रीडायलेक्शन ये सजेस्ट होती है बाय इंक्रीज्ड प्रिवेलेंस इन सर्टेन एथनिक ग्रुप्स में, जैसे ये डिजीज़ इसराइलीज़ में, इंडियन में, सब कॉन्टिनेंट में, सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैपनीज़ में ज़्यादा है और इसकी जो एसोसिएशन है सर्टेन HLA हैप्लोटाइप्स के साथ,
ठीक है। इसकी अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाएँ तो थ्रोम्बोइंजाइटिस ओब्लिटरेंस जो है इसमें हमें शार्पली सेगमेंटल अक्यूट और क्रोनिक ट्रांसम्यूरल वास्कुलाइटिस मिलता है मीडियम और स्मॉल साइज़ की आर्टरीज़ का, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा शार्पली सेगमेंटल होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, अक्यूट और क्रोनिक ट्रांसम्यूरल वास्कुलाइटिस होगा, ठीक है। तो प्रीडोमिनेटली ये जो एक्सट्रीमिटीज़ की जो है वह है ना वेसल्स, उनको जो है हमें अफेक्ट करेगा, टांगों और हाथों बाजों की, हाथों की। तो अर्ली स्टेज में क्या होता है, हमें मिक्स्ड इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा जो कि ल्यूमिनल थ्रोम्बोसिस के साथ होगा। ल्यूमिन में मतलब थ्रोम्बोसिस होगी, छोटे छोटे माइक्रो एब्सेसिस होंगे, ओकेजनली वो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन के साथ ये रिम्ड होंगे, उनके आसपास होगी सराउंडिंग में, ठीक है। तो ये भी मतलब ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन भी इसमें मौजूद होगी। इस फिगर में देखें 10.27 में थ्रोम्बोइंजाइटिस ओब्लिटरेंस दिखाया गया है, बर्जर डिजीज़। तो लूमेन देखें ऑक्लूड हो गया है एक थ्रोम्बस की वजह से, जिसमें स्टीराइल एब्सेस मौजूद है, ये देखें एब्सेस है एरो की तरफ। और इसके अलावा वेसल की वाल जो है ना ये ल्यूकोसाइट्स के साथ जो है वो बिल्कुल इनफिल्ट्रेट हो गई है। इसके अलावा जो है मॉर्फोलॉजी में कह रहा है कि यही इन्फ्लामेशन जो है ना ये एक्सटेंड कर जाएगी कंटीजियस वेन्स के अंदर और नर्व्स के अंदर। और ये जो फीचर है ना ये रेयर है बाकी फॉर्म्स ऑफ वास्कुलाइटिस में, ये बेसिकली भी आ सकता है। तो ये इसी वास्कुलाइटिस में ये फैलती है इन्फ्लामेशन बाकी वेन्स और नर्व्स में, ठीक है, थ्रोम्बोइंजाइटिस ओब्लिटरेंस में। तो टाइम के साथ साथ थ्रोम्बाई ऑर्गेनाइज कर जाएगा, रिकैनलाइज कर जाएगा और इवेंचुअली आर्टरी जो है और उसके साथ वाले एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स वो इनकेस हो जाएंगे एक फाइब्रस टिश्यू के अंदर, ठीक है, एक फाइब्रस टिश्यू उसमें बन जाएगा। तो उसके बाद कह रहा है कि अब क्लिनिकल फीचर्स पे अब हम आ जाएं तो इसमें जो अर्ली मैनिफेस्टेशंस है ना वो इंक्लूड करती हैं कि कोल्ड इंड्यूस्ड रैनॉड फिनोमेना हो जाता है, ठीक है, इसमें जो कि हम बाद में देखेंगे। इन स्टेप फुट पेन होगा जो कि एक्सरसाइज से इंड्यूस होता है, ये इन स्टेप क्लॉडिकेशन है, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगी। और सुपरफिशियल नोड्यूलर फ्लेबाइटिस हो जाएगा जिसको हम वीनस इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब वास्कुलर इंसफिशिएंसी जो है ना इस बर्जर डिजीज़ की, ये अकम्पनी होती है सीवियर पेन के साथ जो कि इवन रेस्ट पे हो रहा है। तो अनडाउटली न्यूरल इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी जो है हो सकता है ये रेस्ट पे जो पेन हो रहा है। क्रोनिक जो एक्सट्रीमिटी अल्सरेशंस है ना ये डेवलप कर जाएंगी, प्रोग्रेस करेंगी टाइम के साथ, और ओकेजनली प्रेसिपिटसली फ्रैंक गैंग्रीन देखें हो जाएगी। तो स्मोकिंग अगर छोड़ देता है, एब्सटिनेंस हो जाएगी तो अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़ में, तो ऑफन ये एमेलिएट कर देता है फर्दर अटैक को। हाउएवर वंस इस्टेब्लिश हो जाता है तो वास्कुलर लेजन जो है ना ये स्मोकिंग के एब्सटिनेंस से भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। उसके बाद आ जाए अगले टॉपिक पे जो कि वास्कुलाइटिस एसोसिएटेड विद अदर नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। तो वास्कुलाइटिस जो है ना ये रिजेंबल करता है हाइपर सेंसिटिविटी एंजाइटिस को या फिर क्लासिक पोली एंजाइटिस नोडोसा को। ये जो है देखे गए एसोसिएशन विद अदर डिजीज़ के साथ, जैसे इनके साथ मेलिग्नेंसीज भी हो सकती हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, हेनोच-शेनॉल एंड परप्यूरा। अब रूमेटॉइड जो वास्कुलाइटिस है ये जो है हो सकता है पेशेंट्स में जिनको सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एओर्टाइटिस कॉज करवा सकता है, लेकिन ज़्यादातर टिपिकली हमारी जो स्मॉल और मीडियम साइज़ की आर्टरीज है ना उनको अफेक्ट करता है, जिसके नतीजे में विजरल इन्फेक्शन होगा। विजरल लिंकिंग द वास्कुलाइटिस टू स्पेसिफिक डिसऑर्डर मे हैव इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक इम्प्लीकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आल्दो क्लासिक इम्यून कॉम्प्लेक्स जो ल्यूपस वास्कुलाइटिस है और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जो है ना ये सर्टेन मॉर्फोलॉजिक फीचर्स शेयर करते हैं। जो ये क्लासिक इम्यून जो कॉम्प्लेक्स लूपस वास्कुलाइटिस है ये रिक्वायर करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी, जबकि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में हमें एंटी कोएगुलेशन इंडिकेटेड होती है। अब आ जाते हैं अगली पे जो कि है इन्फेक्शियस वास्कुलाइटिस। अब लोकलाइज्ड आर्टेराइटिस कॉज होता है डायरेक्ट इन्वेजन जब हो जाए हमारी आर्टरीज की किसी इन्फेक्शियस एजेंट से, मोस्टली यूजुअली जैसे बैक्टीरिया या फंजाई से, और पार्टिकुलरली एस्परजिलस और म्यूकर से। तो वास्कुलर इन्वेजन जो है ना ये पार्ट हो सकता है नियर बाय किसी लोकल टिश्यू के इन्फेक्शन का, जैसे बैक्टीरियल नमूनिया या एडजेसेंट एब्सेसिस का, या फिर ये लेस कॉमनली हेमाटोजेनस स्प्रेड से भी अराइज कर सकता है ऑफ द बैक्टीरिया, या इम्बोलाइजेशन भी हो सकती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से। अब वास्कुलर इन्फेक्शन जो है ना ये हमारी आर्टीरियल वाल को बिल्कुल कमज़ोर कर देंगे, वीकन कर देंगे, और कल्मिनेट करते हैं माइकोटिक एन्यूरिज्म के अंदर, वो बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले बताया, या फिर ये जो है थ्रोम्बोसिस और इन्फेक्शन भी करवा सकते हैं। तो थस इन्फ्लामेशन हमारी वेसल्स की बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में थ्रोम्बोसिस कॉज करवा सकती है और इन्फेक्शन, और लीड कर सकता है अल्टीमेटली उसी की एक्सटेंशन हो जाएगी सब एरेकनोइड इन्फेक्शन के अंदर, और वहाँ से ब्रेन पैरन कायमा के अंदर। समरी देखें,
हमने वास्कुलाइटिस पढ़ा। वास्कुलाइटिस हमने कहा कि हमारी वेसल की वॉल की इन्फ्लामेशन हो जाए, ये फ्रीक्वेंटली सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी उसी पेशेंट को बुखार भी होगा, मलेज, माइल्जियाज और आर्थ्रेल्जियाज। इसके अलावा ऑर्गन डिसफंक्शन होगा और वो पैटर्न ऑफ द वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। अब वास्कुलाइटिस जो है ना, ये किसी इन्फेक्शस लेकिन ज़्यादातर कॉमनली इम्यूनोलॉजिक बेसिस रखती है, जैसे इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो जाती है, एनकास बनते हैं और एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंट फॉर्म्स जो है वास्कुलाइटिस की वो स्पेसिफिकली अफेक्ट करती हैं वेसल्स को ऑफ पार्टिकुलर कैलिबर एंड लोकेशन के हिसाब से, जो हमने टेबल में देखे डिफरेंट। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे ये टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी, पैथोमा से वास्कुलाइटिस कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है बेसिक प्रिंसिपल्स गिवन है कि इन्फ्लामेशन हो जाए ब्लड वेसल की। इसको अब मैं जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में बेसिक से पढ़ लिया है, तो ये बहुत ही अब ईजी हो जाएगा। ब्लड वेसल की इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको वास्कुलाइटिस कहेंगे। आर्टीरियल वॉल हमें पता है 3 लेयर्स की बनी हुई है, एंडोथेलियल इंटीमा, स्मूथ मसल मीडिया और कनेक्टिव टिश्यू का एडवेंटिशा। अब 7.1 में ये बना भी हुआ है, देखिए नॉर्मल मस्कुलर आर्टरी दिखाई गई है। अब इटियोलॉजी की बात करें तो ये हमें नहीं पता, लेकिन मोस्ट केसेस जो हैं वो नॉन इन्फेक्शस होते हैं वास्कुलाइटिस के। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है कि नॉन स्पेसिफिक कुछ सिम्टम होते हैं इन्फ्लामेशन की तरह के, यानी फीवर होगा, फटीग, वेट लॉस और माइल्जियाज। सिम्टम ऑर्गन इस्कीमिया के भी हमें मिलते हैं वास्कुलाइटिस में, जो कि ल्यूमिनल नैरोइंग की वजह से हो रहे हैं या फिर थ्रोम्बोसिस ऑफ द इन्फ्लेम्ड वेसल की वजह से, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लेम हुई है वेसल, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो गई है। अब इसके अलावा हमने डिवाइड कर दिया इसको लार्ज, मीडियम, स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस के अंदर। लार्ज वेस्कल वास्कुलाइटिस जो है वो एओर्टा को और उसकी मेजर ब्रांचेस को इन्वॉल्व करेगा। मीडियम वेसल वाला वास्कुलाइटिस जो है वो मस्कुलर आर्टरीज को, जो कि हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, उनको इन्वॉल्व करेगा। स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस जो है वो आर्टीरियोल्स को और कैपिलरीज को और वेन्यूल्स को इन्वॉल्व करेगा। तो लार्ज वेस्कल वास्कुलाइटिस की बात करें तो हमारी जो टेम्पोरल यानी जायंट सेल आर्टराइटिस है, सबसे पहले वो देखें, वो इसी की एग्जाम्पल में है। ग्रेनुलोमेटस वास्कुलाइटिस हो जाती है, जो कि ब्रांच ऑफ द कैरोटिड आर्टरी को सप्लाई